नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन। थोड़ी देर में आर्यनगर जाएंगे सीएम योगी। दिवंगत पत्रकार डीके गुप्ता के आवास पर जाएंगे सीएम। सुबह 10:40 पर दिवंगत संत राज गोरखपुरी के आवास पहुंचेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान वो दिवंगत पत्रकार के घर पहुंचेंगे, डीके गुप्ता के आवास पर, और वहां पर जाकर परिजनों से मुलाकात करेंगे, अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। तो वहीं सुबह 10:40 पर दिवंगत संत राज गोरखपुरी के आवास पहुंचेंगे सीएम योगी। तो अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दो जगह आज जाएंगे। गोरखपुर का आज उनका दौरा है। सबसे पहले सुबह 10:40 पर दिवंगत संत राज गोरखपुरी के आवास पर भी उन्हें पहुंचना है, लेकिन इससे पहले वो दिवंगत पत्रकार के घर पर पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनको ढांढस बंधवाएंगे, अपनी संवेदनाएं प्रकट करेंगे। तो आज फिलहाल दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए गोरखपुर से। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, दिवंगत पत्रकार के घर भी जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट अभी की? वो डीसी दौरे पर गोरखपुर में थे, आज दौरे का दूसरा दिन है और खास तौर से गोरखनाथ मंदिर खिचड़ी लगने वाले खिचड़ी मेले का उन्होंने रात में निरीक्षण किया और जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए अधिकारी और मंदिर प्रबंधन को निर्देशित किया है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि संगीतकार संतराज गोरखपुरी और पत्रकार डीके गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त उन्होंने करते हुए पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का चेक प्रदान करेंगे आज गोरखनाथ मंदिर में, और उसके बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो लोगों से जरूर मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके उनकी पीड़ा जानने का प्रयास करते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद लोगों की जो समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन समस्याओं को देखते हुए जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद की जाए और जो संबंधित अधिकारियों टीम गठित करके जांच करके मामले को निस्तारण करने में पुरजोर कोशिश अधिकारी में लगे, ताकि जनता दरबार या किसी जनता समूह में लोगों की जो आवेदन है वो आवेदन हमारे तक न पहुंच पाए। इसके लिए दिशा निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये आज का भी दौरा है उनका, मुलाकातें भी हैं उनकी, और साथ ही साथ जिस तरीके से हरेंद्र आपने बताया कि तमाम समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज, और थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले कानपुर से ये महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है, जहां सीएसए में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी शिरकत। पुलिस अफसरों ने कैंपस का किया है निरीक्षण। तो ये बड़ी अपडेट कानपुर से सामने आ रही है, जहां सीएसए में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है आज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसमें शिरकत करेंगी। पुलिस अफसरों ने कैंपस का निरीक्षण किया है, तैयारियों को परखा गया है, ताकि राज्यपाल के दौरे के दौरान किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था ना सामने आए, क्योंकि राज्यपाल को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करनी है। महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है। सीएसए में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी। पुलिस अफसरों ने इससे पहले ही कैंपस में पहुंचकर निरीक्षण किया है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, दीक्षांत समारोह को लेकर क्या बड़ी तैयारियां हैं, उसमें कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, कोई चूक तो नहीं है, इसको लेकर भी समीक्षा की गई है, निरीक्षण किया गया है। और फिलहाल ये मुख्य कार्यक्रम है दीक्षांत समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगे। तो सीएसए में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है आज, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिरकत करेंगी मुख्य अतिथि के रूप में, और उनके आगमन से पहले ही पुलिस अफसरों ने कैंपस
जाकर निरीक्षण किया है, कैंपस की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस दीक्षांत समारोह में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना सामने आए, उसको लेकर भी निरीक्षण किया गया है अधिकारियों की तरफ से। ये विशेष कार्यक्रम आज कानपुर में, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, पूरी हो चुकी हैं तैयारियां। सीएसए में दीक्षांत समारोह है और इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी, इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी और इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाएंगी, जिसके चलते पुलिस अफसरों ने कैंपस पहुंचकर निरीक्षण किया है राज्यपाल के आगमन से पहले कि कोई भी अव्यवस्था सामने ना आए। अपडेट देते हैं हमारे संवाददाता रामजी शर्मा कानपुर से जुड़ गए हमारे साथ। रामजी, क्या जानकारी? देखिए, दीक्षांत समारोह का आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मौजूद रहेंगी, क्या कुछ तैयारियां? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएसए में दीक्षांत समारोह जो हर साल होता है, उसको लेकर के आज पूरा कार्यक्रम सीएसए में होना है, जिसको लेकर के आनंदीबेन पटेल जो है राज्यपाल है, वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके उनके पहुंचने का जो स्वागत है, पूरी तैयारी कर ली, स्वागत समारोह की तैयारी कर ली गई। उन सबसे पहले वो जाजमऊ आएंगी। जाजमऊ में उनको जब वो चकेरी एयरपोर्ट उतरेंगे, वहाँ तो बाई रोड उनको सीएसए लाया जाएगा, जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ से रोड जो है ब्लॉक की जाएगी, जहां से उनको निकलने का रास्ता है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि जाजमऊ पहुंचने के बाद उनको जो वहां पर जो सीएसए के लोग हैं, वो जो पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, उनको रिसीव करेंगे और बाय रोड उनको सीएसए ले जाएगा, जहाँ पर दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है, जहाँ पर उन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अच्छे मार्क्स के पास किए हैं और जिनकी उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के वहाँ शुभकामनाएं देने के लिए आनंदीबेन पटेल वहाँ पहुंचेंगी। इसको लेकर के वहाँ तैयारियां सीएसए में पूरी कर ली गई हैं। लगातार वहाँ पर उनके आने का सब इंतजार किया जाए। उनके आने के बाद, क्योंकि जिस तरह कोहरा, जिस तरह ठंड है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको कुछ विलंब से पहुंचने की बात बताई जा रही है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से सीएसए में कर ली गई है और सिर्फ उनके आने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि जो कार्यक्रम है वो समय से हो सके और उनको जो भी छात्राएं हैं, जो छात्र हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स से पास करे हैं, उनको जो डिग्रियां हैं वो उनको सौंपेंगी। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है इससे पहले अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है तैयारियों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, इसलिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो एसीपी हैं, जो एडिशनल डीसीपी है, वो सभी पूरी फोर्स के साथ सीएसए पहुंचे। वहां पर जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास पूरा जायजा लिया है, निरीक्षण किया। जो जहां पर जिस पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जानी है, उस ड्यूटी पर उनको लगाया गया है और छतों पर भी पुलिस के जवानों खड़ा किया है, जो छतों से कैमरे के माध्यम से चेक करेंगे किसी तरह कोई विवाद या कोई भी अनहोनी ना हो सके। ऐसे पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं और लगातार वहाँ फोर्स की तैनाती की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज दौरा है। आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे केशव प्रसाद मौर्य, तो वहीं स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देंगे। डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगी बैठक, उसमें भी शिरकत करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी, उसका भी हिस्सा रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका आज प्रयागराज का अहम दौरा है। तो देखिए, महत्वपूर्ण दौरा, और इस दौरे के दौरान जहां एक तरफ पदाधिकारियों के साथ बैठकें होंगी, बीजेपी कार्यालय में जो बैठक आयोजित की गई है उसमें शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी के घर पर भी वो जाएंगे, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो देखिए, ये पूरा कार्यक्रम आज का निर्धारित है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनको बैठक करनी है। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से विशेष कार्यक्रम करने हैं, आने वाले चुनावों को लेकर भी किस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। रणनीति पर मंथन होगा, जनप्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और इसके लिए विशेष ये दौरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का माना जा रहा है। तो आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये महत्वपूर्ण जानकारी, जहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे केशव प्रसाद मौर्य और इसी के साथ साथ
वो पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। स्वर्गीय केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। खास बैठक आयोजित की गई है, उस बैठक का हिस्सा रहेंगे डिप्टी सीएम और आने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से बड़े कार्यक्रम होने हैं आने वाले चुनावों के मद्देनजर। लखनऊ से अगली खबर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया। जहां सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी सिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां सेक्रेटरी सिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक़ का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगज़ेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने, बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं और उसके पंचनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 काल मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। आरएसएस। लखनऊ से अगली खबर, जहां मोहम्मद जकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी में गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद जकी, सीबीआई ने प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। जहां सीबीआई ने जकी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। यौन शोषण के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का आरोप है। कनाडा से मिली इंटरपोल की जानकारी के बाद गिरफ्तारी हुई थी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद जकी। जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी में गिरफ्तार मोहम्मद जकी, यौन शोषण के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का उस पर आरोप है। कनाडा से मिली इंटरपोल की जानकारी के बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मोहम्मद जकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है, कई गंभीर आरोप हैं, क्या कुछ आगे अपडेट कर दिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद जकी, जिसके बाद जब इसकी विस्तृत पड़ताल की गई, सीबीआई ने प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में ये पूरी जो चार्जशीट है वो दाखिल की है। सीबीआई ने ही मोहम्मद जकी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा से इंटरपोल की जानकारी के बाद ये मामला सामने आया था कि यौन शोषण की वीडियो सोशल मीडिया पर जो डाले थे मोहम्मद जकी ने, उनका जो वो वायरल हो रहे थे लगातार, उसमें तमाम तरीके के जो है बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा था और साथ ही साथ जो है बच्चों से पोर्नोग्राफी जैसा मामला जब सामने आया तो सीबीआई ने पूरा मुकदमा दर्ज किया था और कनाडा के इंटरपोल से जानकारी मिलने के बाद इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद ही लगातार सीबीआई इस पर काम कर रही थी। तो सीबीआई ने अब जो है चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब जो है मोहम्मद जकी की और भी मुश्किलें बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की थी और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था, जिसके बाद तमाम जो है बच्चों को जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा था। उसके बाद से ही लगातार सीबीआई इनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। अब जब चार्जशीट दाखिल हो गए तो जल्द ही इनको सजा सुनाई भी जा सकती है। बिल्कुल, और इसी सजा का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी का।
लखनऊ से अगली खबर, जहां आईपीएस मणिलाल पाटीदार को जमानत मिली है। जहां व्यापारी की हत्या रंगदारी मामले में जमानत, लचर पैरवी के चलते मणिलाल पाटीदार को जमानत मिली है। लचर पैरवी के चलते आईपीएस पाटीदार को जमानत, एंटी करप्शन कोर्ट से पाटीदार को जमानत मिली है। 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था पाटीदार को। 6 जनवरी को पाटीदार की ओर से दाखिल की गई थी जमानत अर्जी। तो लचर पैरवी के चलते आईपीएस पाटीदार को जमानत, पाटीदार की ओर से दाखिल की गई थी जमानत अर्जी। एंटी करप्शन कोर्ट से पाटीदार को मिली जमानत। जहां 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में पाटीदार को लिया गया था। 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पाटीदार की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। 6 जनवरी वो तारीख थी। आईपीएस मणिलाल पाटीदार को जमानत मिल गई है। जो अर्जी उन्होंने दी थी वो स्वीकार ली गई है। एंटी करप्शन कोर्ट से पाटीदार को जमानत मिली है। तो लचर पैरवी के चलते जमानत मिली है पाटीदार को। जहां एंटी करप्शन कोर्ट की तरफ से पाटीदार को जमानत मिल गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में पाटीदार को लिया गया था और इसके बाद उन्होंने 6 जनवरी को जमानत अर्जी डाली थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया है और उनको जमानत मिल गई है। 10 के एजेंडे में अब खबर आगरा से है, जहां पर फरार विनय श्रोतिया को एनकाउंटर में मार गिराया है। एसटीएफ और विनय श्रोतिया के बीच हुई थी मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली थी। विनय श्रोतिया को लगी है गोली, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। विनय श्रोतिया के पास से पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ है। तो आगरा से ये खबर, जहां फरार विनय श्रोतिया को एनकाउंटर में मार गिराया है। विनय श्रोतिया के पास से पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। तो एनकाउंटर हुआ है विनय श्रोतिया का, जहां मुठभेड़ के दौरान यह एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली थी। विनय श्रोतिया को गोली लगी, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल विनय श्रोतिया के पास से पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। तो फरार विनय श्रोतिया को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये आगरा से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। विनय श्रोतिया के पास से पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है मुठभेड़ हुई और दोनों ही तरफ से कई राउंड ऑफ फायरिंग की गई, जिसके चलते गोली लगी विनय श्रोतिया को और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की तरफ से विनय श्रोतिया को मृत घोषित कर दिया गया है। तो बड़ा ये एनकाउंटर सामने आया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि विनय श्रोतिया के पास से पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया गया है। लखनऊ से अब खबर, जहां धर्मांतरण के दबाव में युवती ने की आत्महत्या। जहां युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। बोरा सिलाई के कारखाने में काम करती थी युवती, जहां रफीक नामक व्यक्ति युवती को प्रताड़ित कर रहा था। रफीक पर युवती के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी रफीक सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। तो धर्मांतरण के दबाव में युवती ने आत्महत्या की है। बोरा सिलाई के कारखाने में युवती काम करती थी, लेकिन बताया जा रहा है रफीक सिद्दीकी उसे प्रताड़ित करता था और इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। और लड़की के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं रफीक पर और पुलिस ने आरोपी रफीक सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। तो धर्मांतरण का ये अलग मामला सामने आया है, जहां इस कदर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया कि युवती ने आत्महत्या कर ली है। लखनऊ से ये खबर है। बताया जा रहा है कि बोरा सिलाई के कारखाने में युवती काम करती थी। युवती के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं रफीक सिद्दीकी पर, जो युवक उसको लगातार प्रताड़ित कर रहा था, धर्मांतरण का दबाव बना रहा था और इसी के चलते परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। मंत्री संजय कुमार ने निषाद ने कहा कि समुदाय के लोगों को एकजुट होकर रहने
रहना होगा, ताकि आगे उन्होंने कहा है कि इस सरकार की देन है कि आज निषाद समुदाय ओबीसी से निकलकर एससी में शामिल हुआ है। सत्ता निषादों के हाथ में आएगा, फिर से भगवान राम और निषाद राज की उस कृपा से फिर से राम राज आए, राम राज का मतलब सुख राज सभी जाति सभी धर्म के लिए। उसके लिए हमें शक्ति प्रदर्शन, हम संकल्प दिवस मनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता ठंडा गर्मी नहीं देखते हैं, वो सब लोग इम्तहान, प्रकृति इम्तहान लेती है, तो उस इम्तहान को देने के लिए 13 जनवरी को हम हर साल, हम लोग 9 साल हो गया और 9 साल में हमने 9 बड़े बड़े काम किए और इनको वही बड़े काम याद दिलाना होता है, क्योंकि विरोधी इनके दिमागों पर जाके डिस्टर्ब करता रहता है। उसको लगता है कि नहीं निषाद हट गए तो हमारी सत्ता हट गई है, तो ये निषादों को भ्रमित करके वोट लेते रहे, पौआ पिला के, झुआ भर वोट को पौआ पिला के पावर में जाते रहे, इन्हें पाँव में रखते रहे। अब इन्होंने कहा नहीं, अब हमारा डंडा होगा, मेरा झंडा होगा, अब निषादों का डंडा, निषादों का, निषाद राज का झंडा होगा। अब किसी हमारे डंडे में किसी का झंडा नहीं। बुलंदशहर से अब खबर, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला है। NH 91 पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगेरुआ फ्लाईओवर NH 91 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला है। कोहरे का सितम लगातार जारी है। अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिसकी वजह से सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगेरुआ फ्लाईओवर NH 91 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बुलंदशहर से खबर, घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लगातार कोहरे की वजह से कई बड़े हादसे हो रहे हैं। बुलंदशहर से ये खबर है। और अब रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां घने कोहरे के चलते एक और सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। सड़क किनारे दुकान पर पलटा है अनियंत्रित ट्रक। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव की ये पूरी घटना है। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर, जहां कोहरे की वजह से एक और बड़ा हादसा सामने आया है, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है ट्रक एक दुकान पर पलट गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। तो घने कोहरे की वजह से ये दुखद हादसा, जहां पर हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, 5 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं हादसे की वो आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयानक हैं, किस तरीके से ये ट्रक पलटा और इस वजह से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।